महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक गतिरोध और भी गहराता जा रहा है। राजनीति का यह ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने साथ शिवसेना के 40 से ज़्यादा विधायक होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के अपने ही दावे हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर अपने दाव पेच नहीं दिखा रहा है। आदित्य ठाकरे ने इसी बीच आसाम में बैठे विधायकों पर बयान दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि विधायक वहां जबरदस्ती ले जाए गए हैं, उन पर हर रोज लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक तरफ असम में लाखों लोग बाढ़ से परेशान हैं, तो वहीं उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ उसी असम में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं विधायकों पर। ऐसा पहली बार हो रहा है जब विपक्ष सत्ताधारी दल के किसी गुट का समर्थन कर रहा है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने राज्य में सत्ता पलट के संकेत दिए हैं। जालना के एक सभा में जालना सांसद दानवे ने कहा, मैं केंद्र में मंत्री हूं, भैया साहब राज्य में मंत्री हैं। मुझे केंद्र में मंत्री बने 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन 14 साल से तुम यानी राजेश टोपे मंत्री हो, इसलिए जल्दी काम पूरा करें और वरना वक्त निकल जाएगा। यदि आप भविष्य में अवसर चाहते हैं तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। मैं अभी भी 2-3 दिन और विपक्ष में हूं। बता दें कि राजेश टोपे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में घनसांगवी से जीत हासिल की थी। वे फिलहाल महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उन्होंने उसी निर्वाचन क्षेत्र से 2009 का भी विधानसभा चुनाव जीता था। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने यूपी की दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट पर जीत का परचम लहराया है। वहीं यूपी चुनाव नतीजों पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के रामपुर आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव के नतीजे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी को हराने की काबिलियत नहीं है। ओवैसी ने रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में पार्टी की हार के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी जिम्मेदार ठहराया। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, अखिलेश यादव में इतना अहंकार है कि वह लोगों से मिलने तक नहीं जाते। मैं देश के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वे अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाएं। शिवसेना के 2 गुटों में जारी तनाव के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी एक्टिव हो गए हैं। कोरोना से रिकवरी के बाद अस्पताल से लौटे कोश्यारी ने पहला बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखा है। उन्होंने गृह सचिव से कहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैयार रखा जाए, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में उनके दखल की जरूरत पड़ सकती है। बता दें कि शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार की ओर से Y+ सिक्योरिटी दी गई है, जिसके तहत सीआरपीएफ उनकी सुरक्षा कर रही है। इन विधायकों में से 4 मुंबई के ही हैं। दरअसल पिछले दिनों शिवसैनिक भड़क गए थे और कुछ विधायकों के दफ्तरों पर हमला बोला था। इसके बाद विधायकों ने अपनी सुरक्षा को खतरा बताया था। राज्यपाल ने महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीत सेठ को भी लेटर लिखा है। गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने राज्य सरकार के साथ एक बैठक में कक्षा 1 से अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़ाने के लिए एक योजना बनाई है। संघ और उसके सहयोगियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए अप्रैल में शिक्षा मंत्री जीतू वघानी, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और गुजरात भाजपा रत्नाकर के संगठनात्मक महासचिव से मुलाकात की। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 25 वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों के साथ वघानी के साथ बैठक में विद्या भारती, शिक्षक महासंघ, संस्कृत भारती, भारतीय शिक्षण मंडल सहित आरएसएस से संबद्ध संगठनों के लगभग 20 प्रतिनिधियों का संस्कृत शिक्षण पर मुख्य जोर था। संघ ने भगवद गीता, रामायण और महाभारत को स्कूली पाठ्यक्रम में जगह देने, वैदिक गणित को अनिवार्य बनाने, उपनिषद पर आधारित मूल्य शिक्षा प्रदान करने और निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए भी जोर दिया।